गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जय सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बोल रहा था कि आज जो है हम लोग व्याख्या वाले पोर्शन पे काम करेंगे। आज और कल दोनों दिन व्याख्या वाले पोर्शन के को कैसे अच्छा से अच्छा लिखें कि उसमें कम से कम 70 से 80% मार्क्स हम लोग गेन कर सके। और कुछ पॉइंट्स मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, और जो छूटेगा मैं उसको जो है ग्रुप पे भी डाल दूंगा। यश कुमार का मैंने लेटर राइटिंग जो है सर से बोल के ग्रुप पे डलवा दिया था। और कल जो शैलीगत विशेषता होता है तो उसमें कौन कौन से तत्व लिखने हैं उसका भी मैंने एक कॉपी सर को दे दिया था ग्रुप पे डालने के लिए। तो आप लोग ग्रुप पे देख लीजिएगा, जो कॉमन ग्रुप होगा। तो आइए हम लोग व्याख्या वाले पोर्शन पर बात करते हैं। व्याख्या वाले पोर्शन पे जनरली जो सामान्य रूप से होता है, जिसपे स्टैंडर्ड नंबर मिलता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले ये जाने। तो उसके फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग संदर्भ। आप लोग नोट डाउन करते चलिए। पहला बिंदु लिखते व्याख्या करते समय किसी चीज का संदर्भ। दूसरा बिंदु हम लोग लिखते हैं उस व्याख्या में प्रसंग। और तीसरा बिंदु हम लोग लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग किस प्रसंग में बात किया जा रहा है उस पर्टिकुलर पंक्ति में। क्या हुआ? प्रसंग के बाद व्याख्या लिखते हैं ना? नहीं, प्रसंग के बाद से आप शब्दार्थ लिख सकते हैं। ये बताइए कि पहले किसी पंक्ति या विशेष में यदि शब्दों का अर्थ ना मालूम हो हम लोगों को तो व्याख्या क्या करेंगे? सामने वाले को लगना तो चाहिए ना कि हमने व्याख्या अच्छे से पढ़ा है, पंक्ति को अच्छे से पढ़ा है। तो दो तीन जो सबसे आपको टफ लगे, या चलिए टफ लग रहा है आपको आता ही नहीं उसका मतलब शब्दार्थ, तो ऐसा काम कीजिए उसी में से जो मीडियम साइज का लगे, मतलब जिसका लगे कि आप लोग बता सकते हैं शब्दार्थ, तो उसको लिख लीजिए शब्दार्थ में। तीसरा हुआ शब्दार्थ। और चौथे में आ जाइए व्याख्या। सर कल आपने 3 टाइप के प्रसंग बताए थे। हाँ बता रहा हूँ इसके बाद से इसी में आऊंगा, आपको भीतर सब कुछ एक्सप्लेन करके फिर से बताऊंगा। तो संदर्भ, प्रसंग, शब्दार्थ, व्याख्या, और उसके बाद से लिखते हैं 5वें नंबर पर विशेष या विशेषता। तो विशेष में क्या लिखते हैं? विशेष में 2 विशेष होता है। जब आप गद्य पोर्शन को लिख रहे हैं तब आप भावगत लिखते हैं और कलागत लिखते हैं। लेकिन जब आप पद्य पोर्शन को लिख रहे हैं तब आप भावगत लिखते हैं और शिल्पगत लिखते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? हाँ। और उसके बाद से आता है सबसे लास्ट में प्रासंगिकता। उस रचना की प्रासंगिकता क्या है। तो और एक बिंदु और बढ़ा सकते प्रासंगिकता के पहले, यदि आपको अच्छा नॉलेज है हिंदी लिटरेचर में, तब समन्वय के बिंदु। प्रासंगिकता के पहले एक और सब हेडिंग डाल सकते हैं, समन्वय के बिंदु या समन्वय के तत्व। तो टोटल 7 तत्व सामान्य रूप में, 6 तत्व सामान्य रूप से होते हैं। लेकिन यदि कई बार लगता है कि आपको समन्वय के कुछ एग्जांपल्स आपके मालूम हो तो आप 7वां तत्व भी इंक्लूड कर सकते हैं, समन्वय के बिंदु। इन 7 तत्वों पे जो भी व्याख्या लिख देता है उसको कम से कम 20 में 15 से 17 नंबर
और उधर यूपीएससी में आपको 10 में 7 से 8 नंबर आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि हर कोई इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। और हर रचना के लिए आप रेडीमेड बनाकर रखिए इस तरह का फॉर्मेट, कम से कम 2 या 3 पेज में। और एक बात और नोट कर लीजिए कि हर कवि का एक निक नेम होता है। जैसे आप निराला को लिखते, मैं आपको लिस्ट नेक्स्ट वीक में इसका प्रोवाइड कर दूंगा। हर कवि का निक नेम, थोड़ा निक नेम डालने पे टीचर को अच्छा भी लगता है कि टीचर को कई बार लगता है कि लड़के को ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो निक नेम जैसे आप लिख रहे हैं अक्खड़, अनगढ़, अब निराला के बारे में लिख रहे हैं तो शब्द उनका लिख सकते हैं अक्खड़, अनगढ़, महाप्राण, निराला। तो ये 3 शब्द जब निराला के बारे में लिखेंगे तो ये निराला के बारे में बहुत फेमस ही शब्द है तीनों। तो निराला के नाम के पहले ये डाल सकते हैं महाप्राण निराला। कई बार आप रचनाओं में देखते हैं, एक बार विश्वास की कविताएं सुनी या उनकी कोई रचनाएं सुनी तो उन्होंने हमेशा महाप्राण कहा है। और अक्खड़ भी इनको माना जाता है, अनगढ़ भी माना जाता है, जिनके बारे में कोई जो है परिकल्पना नहीं किया जा सकता। तो उस टाइप के व्यक्तित्व थे निराला। तो ये निराला के लिए 3 शब्द फिक्स कर लीजिए, चाहे वो गद्य में कोई क्वेश्चन आए या संदर्भ लिखना हो तो वहां निराला के नाम के सामने 3 चीज लिखना ही है। मतलब अक्खड़, अनगढ़, महाप्राण निराला की रचना राम के शक्ति पूजा के प्रथम खंड या द्वितीय खंड से लिया गया है। अब देखिए, तो संदर्भ में बेसिकली हमको लिखना क्या है। संदर्भ में हम लोगों को 2 बिंदु पे काम करना है। पहला बिंदु लिखना है कि ये रचना किनकी है और कहां से ली गई है। लिखा आपने, ये रचना किनकी, हाँ किनकी है और कहां से ली गई है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छे से उसको नहीं पढ़ा बहुत लोगों ने उस रचना को, तो क्या करते हैं कि राम की शक्ति पूजा से लिया गया है बस, या मान लीजिए कि कामायनी से लिया गया है बस, यही तक छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका सामने वाला कंप्यूटर बैठा है एग्जामिनेशन में, तो वो तो बाकायदे लिखेगा कि राम के शक्ति पूजा के इस खंड से लिया गया है, ये इस भाग से लिया गया है। समझ में आया ना बात। तो आपको जो है, आप ऐसा काम कीजिए कि शिल्पी वाला जो अनसॉल्व मिलता है, पीली वाली बुक होती है पतली सी, पिछले 15-20 सालों का, उसमें सॉल्यूशन दिया होता है, मतलब अनसॉल्व पेपर होता है। तो उसमें हर सेकेंड पेपर के शुरू में व्याख्या के खंड होते हैं, आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए होता है। तो उसमें क्या कीजिए, या विकास दिव्यकीर्ति सर का हर चैप्टर के व्याख्या वाले खंड को अलग कर लीजिए और उस पंक्ति से, उस पंक्ति जो पंक्ति रिपीट हुए हैं 90% वही पंक्तियां रिपीट हर बार होती है, कोई अलग से नहीं आता। मत 10% नए आ जाते हैं जो आप एक्सपीरियंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो 90% पुराने पंक्तियां हैं उनको तो कम से कम तैयार रखें हम लोग। तो उसको तैयार करने के लिए उस पंक्ति को इसी 2 दिन में आप लोग ये काम कंप्लीट कर लीजिए, इसी 2 या 4 दिन में जब भी है। तो क्या कीजिए कि उस पीली वाली बुकलेट के जहां जहां कोई व्याख्या दिया हुआ है, उस व्याख्या के सामने ये लिख लीजिए कि कौन सी रचना है, उसके कवि कौन से हैं, और रचना के साथ साथ वो रचना के किस भाग से है। जैसे जेठ बहे जब बहे लुहारा वाला जो खंड है, वो जो है नागमती के विरह वर्णन से है। तो आपको ये तो लिखना ही है। उस मतलब मान लीजिए आपके उसमें दिया हुआ है, यदि पीली वाली बुकलेट में दिया हुआ है, तो उसके सामने ये तो आप लिखेंगे ही कि ये रचना जो है जायसी के पद्मावत से लिया गया है, लेकिन उसके आगे लिखेंगे कि नागमती के विरह खंड से लिया गया है। तो आप जब भी उसको दोबारा रिवीजन करेंगे तो विरह खंड आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा। और 2 तो फिक्स हमेशा आता है, एक नागमती का विरह खंड और एक जो है कबीर की जो है तीनों जो रचनाएं हैं, सुमिरन के अंग, गुरु को अंग, तो एक अलग अलग कर लीजिएगा। एक मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है
कि कबीर दास की रचना है और कबीर ग्रंथावली से लिया गया, हर कोई लिख रहा है, तो टीचर यही ना समझेगा कि भाई वो बेवकूफ बना रहा सामने वाला। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि बीरा को अंक से लिया गया है, कि सुमिरन को अंक से लिया गया है, कौन से अंक से लिया गया है, तब तक कैसे नंबर मिलेगा आपको। व्याख्या संदर्भ में क्या करेगा कि 2 में से 1 उठा कर दे देगा, कहेगा कि चलो 1 नंबर दे के काम चला लो इनसे। तो ये वाला संदर्भ वाले में इस पोर्शन में सबसे पहले कवि का नाम, उसके बाद से रचना का नाम और रचना के कौन से खंड से लिया गया है, ये पूरी तरह से हमको इस वाले फर्स्ट लाइन में लिखना है। और दूसरे लाइन में आ जाइए, दूसरे लाइन में संदर्भ के हमको लिखना है, नोट डाउन करते रहिए। अगर तेजी से बोल जा रहा हूं तो एक बार रोक लिया कीजिए बोल के, और कुछ चीजें छूट जाए तो। अब आ जाइए दूसरे वाले लाइन में क्या लिखना है। दूसरे वाले लाइन में लिखना है कि कवि जब वो रचना कर रहा था या उस पंक्ति में संदर्भ क्या था, उस पंक्ति में कवि के उस पंक्ति को लिखते समय कवि के दिमाग में क्या संदर्भ चल रहा था। कुछ ना कुछ संदर्भ चल रहा होगा तभी ना। अब जैसे राम की शक्ति पूजा लिखते हैं निराला जी, तो उसका संदर्भ ये था, एक प्रसंग भी था, संदर्भ भी था, लेकिन संदर्भ को पहले करेंगे तो संदर्भ में ये था कि उनकी बेटी सरोज की मृत्यु हो चुकी थी। सरोज की मृत्यु हो चुकी थी तो सरोज स्मृति इन्होंने लिखा। इनकी रचनाएं कई बार पब्लिकेशन के पास, पब्लिशर के पास गई और वापस चली आई। अब इसके चलते निराला जी और मतलब बहुत बेकार स्थिति में रहने लगे, इनकी स्थिति दिनों प्रतिदिन खराब होने लगी। तो इनको एक ऊर्जा की जरूरत थी, तो उस ऊर्जा को राम की शक्ति पूजा से ग्राह्य करते हैं। तो आप जब निराला के व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे तो ये संदर्भ आएगा, लेकिन ओवरऑल रचना के संदर्भ के बारे में लिखेंगे तो उस समय हम लोग का क्या था कि सबसे पहले लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया कि चलो क्रांतिकारी आए, तो क्रांतिकारी आने के बाद से देश को आजाद करा सकते हैं, वो नहीं हुआ। गांधी जी आए तो गांधी जी पे पूरा देश ने भरोसा किया, गांधी जी हो सकता है देश को आजाद कर, लेकिन गांधी जी का भी रास्ता जब फेल हो गया तब ये निराला जी जो है राम की शक्ति पूजा के माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक बीच के रास्ता की तलाश करते हैं। तो ये 2 संदर्भ लिया जा सकता है और प्रसंग में भी इसमें से एक बिंदु इंक्लूड किया जा सकता है। तो संदर्भ में हमेशा आपको 2 बिंदु रखने हैं। पहला रचना का नाम, रचना के खंड का कहाँ से लिया गया है, और दूसरा जो है उस रचना को लिखते समय आखिर में दिमाग में चल क्या रहा था, उस राइटर के मतलब लेखक के दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी बातें थी जिसको समाज या अपने पर्सनल मतलब व्यक्तिगत इशू के चलते इन्होंने रचना लिखा। तो संदर्भ में 2 बातें लिख देंगे तो कोई आपको 2 से कम नंबर नहीं देगा। अब प्रसंग में आ जाइए। प्रसंग में मैंने कल 3 तरह के प्रसंग बताया था। पहला कि अगर आपने पहले संदर्भ में लेखक के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आप यहाँ लेखक के बारे में भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि लेखक के बारे में यदि आपने संदर्भ में लिख दिया है तो एक ही बात को संदर्भ प्रसंग में इंक्लूड करके आप एक्स्ट्रा क्यों एक लाइन बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हो। वो एक्स्ट्रा लाइन देखिए, हिंदी लिटरेचर में एक बात जानिए, सटीकता का बहुत वैल्यू होता है। जो सटीक लिखता है अपने एक लाइन को बहुत मतलब सोच समझ कर लिखता है, उसी का वैल्यू होता है। इसके लिए क्या है कि रेगुलर जो है उत्तर लेखन बहुत जरूरी है कि गिने चुने शब्द आए। हाँ, एक बात और कर लीजिए आप लोग कि एक जो है 2 या 3 पेज फाड़ के उसको स्टेपल कर लीजिए, 2 या 3 पेज को, और कोई भी अच्छे शब्द आए हिंदी लिटरेचर को पढ़ते समय अपने शब्दों की वोकैब्युलरी बनाइए। उसमें क्या होता है, शब्दावली तैयार करने से आपके पास वो हर जगह फेंकने के लिए वो शब्द रहेंगे। जैसे छायावाद की बात करते हैं तो जो 3 अलंकार की बात की गई है, मानवीकरण, विपर्य अलंकार या मतलब और जो शब्द है, तो वो शब्द अपने पास शब्दकोश में रखिए जिससे आपको हर जगह वो शब्द डाला जा सके। जैसे प्रेमचंद्र के बारे में आप पढ़ते हैं तो वहां पर शब्द आ जाते हैं कि शाही जी बोलते हैं वहां पे कि पहली बार प्रेमचंद्र की प्रकाश युक्त आंखें अंधकार को देखने में सक्षम हुई। तो ये सब शब्द और कोटेशन आपके पास होना चाहिए हर जगह डालने के लिए, हर जगह रखने के लिए, जिससे नंबर इंक्रीमेंट हो। एक्चुअली बहुत लोग हिंदी लिटरेचर लिखते हैं, वैसे तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उनके पास शब्द ही नहीं होते हैं।
वो हिंदी लिटरेचर के शब्दों को छोड़ के दूसरे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तो जिससे टीचर जो है उनको नंबर नहीं देता है। ये बेसिकली रीजन है। तो आप लोग जो है शब्दावली का भी 1, 2, 3 पेज में उसके भी पूरे एक शब्दावली के ग्रुप का पूरा तैयार कीजिए। तो प्रसंग में यदि आपने संदर्भ में कवि के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो पहली लाइन आपको जो है कवि के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है प्रसंग में, कि या रचना के बारे में कि रचना कब लिखी गई, क्यों लिखी गई। जैसे मैंने कल बताया था कि सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार जो है, वो जब सुमित्रानंदन पंत गंगा विहार के लिए जाते हैं, प्रतापगढ़ के काला काकड़ एक जगह है, उसके राजा के साथ मतलब गंगा के भ्रमण के लिए जाते हैं, तब उस परिप्रेक्ष्य में नौका विहार लिखा गया है। और दूसरी बात की मान लीजिए कि महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाएं कैसे लिखी हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि उस समय समाज का जो है व्यक्ति के ऊपर बहुत दबाव हुआ करता था, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन जो है स्वतंत्र हो नहीं पा रहा था। और महादेवी वर्मा जो है स्त्री होने के चलते और उन पर स्वतंत्र न होने का दबाव था, तो इस दबाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने रहस्यवाद का सहारा लिया और अपने दुख को प्रकट करने के लिए उन्होंने विभिन्न कविताओं की रचना की, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ऐसे ऐसे आप पंक्तियां यूज कर सकते हैं इनके फर्स्ट लाइन के प्रसंग में। या तो कवि के बारे में लिखिए प्रसंग में, या तो रचना के बारे में लिखिए, या तो रचना के क्षण के बारे में लिखिए। यदि आपने संदर्भ में नहीं लिखा है तो वो लाइन लिखना जो आपने संदर्भ में नहीं लिखा। दूसरा बिंदु आ जाइए प्रसंग में, तो इसमें पूरी रचना का आपको प्रसंग लिखना है कि पूरी रचना क्यों लिखी गई। जैसे परिवर्तन रचना पंत की है, तो परिवर्तन रचना जो है उस युग में होने वाले परिवर्तनों को पंत जी दिखाना चाहते थे, तो इसीलिए पूरी रचना को इन्होंने दिखाया परिवर्तन के माध्यम से। तो पहला प्रसंग में लिखना है कि पूरी जो है रचना का प्रसंग, पूरी रचना का प्रसंग। और तीसरे बिंदु में लिखना है आपको कि उस रचना के जो पंक्ति हमारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसका क्या प्रसंग था, वो क्यों आया। मतलब पहली लाइन आपको लिखना है कवि के बारे में या और आसपास के उस रचना को लिखते समय कवि के दिमाग में क्या चल रहा था। दूसरी लाइन लिखना है कि उस पूरे रचना का प्रसंग क्या था। तीसरा लिखना है आपको कि अब पूरी रचना तो एग्जामिनेशन में आती नहीं है, एग्जामिनेशन में तो कुछ ही पंक्ति उठा के देते हैं ना, तो उस पंक्ति का क्या प्रसंग था, उस पंक्ति का क्या प्रसंग था, ये आपको लिखना है। तो पंक्ति का प्रसंग, पंक्ति का प्रसंग, तो आपको प्रसंग में 3 इशू और 3 लाइन हो गए। अब आ जाइए शब्दार्थ में। शब्दार्थ में सबसे पहले कोशिश कीजिए कि कोई टफ शब्द हो, मतलब कठिन शब्द हो, कठिन शब्द का आप अर्थ लिखने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम 3 से 4 शब्द उठाइए, बहुत ज्यादा नहीं कि अरे आ रहा है तो 10-15 शब्द उठा लिए, मुश्किल से 1 लाइन में इसको फिनिश कर दिए, क्योंकि स्पेस कम होता है जनरल एग्जामिनेशन में। तो ये संदर्भ, प्रसंग, शब्दार्थ तीनों मिलके बहुत होना चाहिए। तो हाँ, शब्दार्थ व्याख्या के पहले ही लिखते हैं। हाँ, व्याख्या के पहले अब ये व्याख्या के पहले न लिखने पे कैसे मालूम चलेगा कि अब किसका व्याख्या करने जा रहे हैं। अब व्याख्या के बाद हम लोग लिखते हैं तो कैसे बाद में शब्दों का वो अर्थ निकालेंगे। शब्दार्थ तो पहले लिखेंगे तभी ना एक सेंस आएगा, ये तो सेंस ही नहीं आएगा। बुक्स में एक्चुअली नीचे लिखा रहता है ना व्याख्या के बाद, इसलिए नहीं तो वो बुक में कई तरह के लोग लिख देते हैं, लेकिन आप सही से मालूम करेंगे 1-2 जगह जाके तो लोग बताते हैं जब तक शब्द का अर्थ ऊपर नहीं मालूम चलेगा तो नीचे अर्थ लिख के फायदा। हाँ, तो वो जो है पहले लिखने से ज्यादा फायदा होता है। लिखा हुआ है बुक में, क्या हुआ, बुक में प्रसंग के बाद लिखा हुआ है शब्दार्थ। हाँ, प्रसंग के बाद ही लिखना ज्यादा उचित रहता है। बहुत लोग बाद ही व्याख्या के बाद लिखते, लेकिन वो कोई सेंस नहीं देता है ना। हम व्याख्या कर लेंगे तो शब्दार्थ क्यों बताएंगे। पहले ही दिया हुआ है, प्रसंग के बाद दिया हुआ है उसमें।
हाँ हाँ, चलिए तो प्रसंग के बाद से लिखिए, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अब आ जाइए इसमें, तो इसमें मुश्किल से एक लाइन में हो जाए। हाँ, मैं बता रहा था कि संदर्भ हुआ, प्रसंग हुआ और शब्दार्थ हुआ, तीनों को आप लोग मैक्सिमम आधे से कुछ कम पेज में खत्म कीजिए, जिससे व्याख्या लिखने के लिए आधा जगह मिल जाए और दूसरे पेज में आप और सब पक्षों को लिख सकें। तब आ जाइए शब्दार्थ लिखने के बाद से 2 या 3 या 4 शब्द लिखने के बाद से व्याख्या। व्याख्या लिखने के लिए 2 बातें जानना जरूरी है। पहली बात यह है कि गद्य पद्य में जो है आपको व्याख्या पढ़ा होना चाहिए। व्याख्या बहुत बार क्या करते हैं लोग कि पद्य को भी वैसे निकाल देते हैं, और इसमें भी क्या है कि जहां पे ऑप्शन मिलता है, जैसे यूपीपीसीएस में ऑप्शन मिल जाता है, तो यदि रचना के बारे में आपको मालूम चल जाता है तो कोशिश कीजिए आप लोग कि आधुनिक युग का ही व्याख्या करें। अब आधुनिक युग का व्याख्या क्यों करें? जैसे पंथ हो गए या निराला हो गए या रामायणी का व्याख्या हो गया या नागार्जुन की व्याख्या हो गई या अगे की व्याख्या हो गई। ये आधुनिक युग की व्याख्या एक्चुअली आसान होता है, उसमें एक ही अर्थ आते हैं। अब एक ही अर्थ आने, बस रामायणी को छोड़ दीजिए तो एक ही, और राम की शक्ति पूजा में जबरदस्ती दूसरा अर्थ लाएंगे तो उसमें भी आ सकता है, एक डायमेंशन इंक्लूड हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सेफेस्ट रास्ता होता है कि ये आधुनिक काल की व्याख्या उठाने, यदि आपको रचना मालूम चल जाता है कि कहां से आया हुआ है तो। और दूसरा क्या है, कबीर, जायसी, सूरदास तो चलिए इजी है, उसके बाद से फिर से तुलसीदास हो गए। तो इन लोग, तुलसीदास भी बहुत लोग रामचरितमानस जो पढ़े उनके लिए इजी है, लेकिन जनरली आजकल देखेंगे तो यूपीपीसीएस अपने यहाँ ट्रेंड, या यूपीएससी तो खैर सबको ले चलता है, लेकिन यूपीपीसीएस अपने यहाँ ट्रेंड रखा हुआ है कबीर और जायसी को, जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। एक छुपा हुआ अर्थ होता है, एक मतलब प्रकट अर्थ होता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि शुरू में इनको ना देखना पड़े, लेकिन यदि मान लीजिए आधुनिक युग का रचनाकार मालूम ही नहीं। हेलो, जी इतना माइक ऑफ कर दो प्लीज। हाँ सर, इनका माइक ऑन है। अरे सालू जी, सर मेघराज सर से बोलो, वे करवाएंगे। अच्छा बोलिए। अभी कर रहा हूँ सर। हेलो, हाँ सर, हेलो, करिए। हाँ। तो आ जाइए आप व्याख्या वाले पे। तो व्याख्या में जो है हम लोगों को कबीर और जायसी के 2-2 अर्थ आते हैं, तो दोनों अर्थ को लेकर चलना है। आप जनरली व्याख्या वाले किसी बुक में पढ़ेंगे तो एक ही अर्थ दिया होगा, लेकिन जब जायसी के जो दूसरा रहस्यवाद वाला अर्थ लगाएंगे तो दूसरा अर्थ भी निकल के आता है, जहां पे मतलब वो वाला क्या बोलते हैं कि उसमें सूफी वाला अर्थ एक निकल के आता है। तो सूफी वाले अर्थ को भी आपको लेकर चलना है जायसी का व्याख्या करते समय। और कबीर की व्याख्या करते समय भी एक तो सामान्य अर्थ निकल के आता है और दूसरा जो रहस्यवाद के चलते अर्थ निकल के आता है, तो उसको भी लेकर चलना है। अब आ जाइए आप कि क्या बोलते हैं, हाँ, अब आ जाइए आप आधुनिक काल में। आधुनिक काल में भी जब आप व्याख्या करेंगे तो कामायनी के भी 2 अर्थ निकलेंगे। इस अर्थ में क्या करना है आपको, जनरली व्याख्या में सटीक शब्दों का यूज करते हुए पहले पैराग्राफ में
कुछ का रखना है चीजें। दूसरे पैराग्राफ में जो रहस्य का अर्थ है, छुपा हुआ अर्थ है, उसको रखना है। वैसे ही जब आप राम की शक्ति पूजा की व्याख्या करते हैं तो एक बार निराला के संदर्भ में व्याख्या करना है, एक बार यदि आपको लगे कि देश की स्वतंत्रता के बारे में कर सकते हैं तो उसको व्याख्या करना है। तो ये आपका व्याख्या वाला पोर्शन हो गया। इससे ज्यादा व्याख्या में कुछ नहीं करना है। अब व्याख्या में मैं बाद में आपको टाइम मिलेगा तो ये बता दूंगा कैसे किस किस कवि को पहचाने, ये व्याख्या कहाँ से आया हुआ, मोटा मोटी जो व्याख्या करके। अब आज ये विशेष वाले में सबसे पहले भाव पक्ष को देखते हैं। तो भाव पक्ष में 4 तत्व होते हैं, आप लिख सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। 4 तत्व। 4 तत्वों में पहला क्या होता है कि पहला जो होता है वो रचनाकार का दर्शन क्या है, रचनाकार का दर्शन। दूसरा में रचना का दर्शन क्या है, पहले में रचनाकार का दर्शन, दूसरे में रचना का दर्शन, तीसरे में लिखना है आपको कि कोई और यदि कभी इसी दर्शन का यूज करता है तो कैसे वो दर्शन इस दर्शन से अलग है। जैसे मान लीजिए कि रहस्यवाद का प्रयोग जो है आगे भी करते हैं, महादेवी वर्मा भी करती हैं, पंत भी करते हैं और कबीर दास भी करते हैं, जायसी भी करते हैं। तो एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये लोग, तो ये आपको तीसरे लाइन में लिखना है। और चौथे लाइन में आपको लिख देना है कि उस पंक्ति का जो है, जो पंक्ति दिया हुआ है उसमें जो है उस पंक्ति के होने का अवस्था क्या था, या मतलब चीजें क्या थी। जैसे मान लीजिए आप बाद में जो है, जैसे जब आप व्याख्या करते हैं आधुनिक युग का, तो आधुनिक युग में जो है बहुत सारे कवि है जो क्षणभंगुरता से परेशान थे, या द्वितीय विश्व युद्ध के होने के बाद से इनके जिंदगी की लड़ाई थी कि भाई की जिंदगी जियो या अपने आप में मरो, या छोटी छोटी चीजों के लिए लालच करो। तो ये 2-3 चीजें होती थी। तो इनमें क्या था कि इनके दर्शन में ये भी इंक्लूड हो जाता है, या प्रेजेंट उस टाइम का उस रचना करते समय क्या उस कवि के दिमाग में चल रहा था और उसको जो है कैसे विश्व स्तर के जो है दर्शन से जोड़ा जा सकता। पहले कौन से भारतीय दर्शन से जोड़ा जा सकता था उस कवि को, दूसरा रचना को कौन से दर्शन से जोड़ा जा सकता था, तीसरा में मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे जो है उस कवि को अंतरराष्ट्रीय निर्व्यक्ततावाद, उसके बाद से क्षणभंगुरतावाद, तो ये सब आगे की रचनाओं में आपको आराम से मिल जाएंगे ये करने के लिए। तो ये हो गया आपका भावगत विशेषता है। अब शिल्पगत विशेषताओं के आप जो है कुछ बिंदु लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैंने ग्रुप पर शेयर किया था, वैसे भी आप लिख लीजिए क्या क्या शिल्पगत में लिख सकते हैं। काव्य पक्ष में लिखिए पहला कि काव्य कौन सा है, मुक्तक है कि प्रबंध काव्य है कि दोनों का मिक्सचर है। हो गया? यस सर। दूसरा लिख लीजिएगा उसमें कि काव्य प्रयोजन क्या, मतलब काव्य लिखे, कविता लिखने का प्रयोजन क्या था हम लोगों का, क्यों कविता हम लोगों ने लिखा, मतलब उस रचनाकार ने क्यों कविता, काव्य प्रयोजन। तीसरा जो है काव्य हेतु, और उसके बाद से बहुत सारे तत्व है जो आपको लिखने के लिए है, और आप चाहे तो जो भी उसमें से आता है 4-5 उठाकर रख दीजिए। अगर स्पेस है तो कम से कम 10 तो लिख ही दीजिए। जैसे अलंकार, रस क्या है, छंद क्या है, उसके बाद से विधा कौन सी है, अविधा है कि लक्षणा है कि व्यंजना है, संधि कौन सा है, समास कौन सा है, अनवक्ति कौन सी है, अन्वय क्या है, तो
तो एक कम से कम अगर इसको अच्छे से मैं शेयर कर दिया हूँ इसे ग्रुप पे, आप लोग वहां पे देख लीजिए। और एक बार मैं पूरे चीज का मतलब पूरे जो अभी बताया हूँ सबका नोट्स बना के लिख कर हैंड रिटन भी मैं शेयर कर दूंगा। तो शिल्पगत में कम से कम अपने पास 12 तत्व रखिए। और ये तत्व बस ऐसे बात नहीं है कि आपने पढ़ लिया हाँ अलंकार है, जिसे बहुत लोग बेवकूफ बनाते टीचर को कि पंक्ति को उठाएंगे और बोलेंगे कि हाँ इसमें अलंकार गहन रूप से विद्यमान दिखता है। भाई दिखता है, कौन सा अलंकार दिखता है ये बताओ ना, सबसे पहले जरूरी है। तो आपको उसके लिए क्या है कि अलंकार का अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। और अलंकार में आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार तो सब लिख देते कि शब्दालंकार अर्थालंकार मोटा मोटा आ जाता है, लेकिन उसमें भी शब्दालंकार में आप बताएंगे कि श्लेष अलंकार है कि अमंक अलंकार है। तो ये आप एक बार देख लेंगे कहीं से तो आपको पहचानने का तरीका मालूम चल जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि भाई कैसे कौन सा अलंकार है। अनुक्ति मान लीजिए बार बार जो है रिवीजन कोई शब्द हो रहा है तो वहां पे जो है पुनरुक्ति अलंकार होगा। तो ये शब्द जो है आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए संधि मालूम चल गया किसी शब्द का, जैसे लंबोदर, तो लंबोदर में आपको समास मालूम चल रहा है तो आप लिख दीजिए कि समास है उसमें। लंबोदर मतलब जो समास है उसमें वो समास आप लिख दीजिए कि सामने इस शब्द में यह समास रचना में विद्यमान है। तो ये आप 10 या 15 तत्व आप लिख लीजिए। उस तत्व को हमेशा किसी की भी रचना हो कहीं भी हो आपको कम से कम ये दूसरों से 3 या 4 नंबर एक्स्ट्रा व्याख्या खंड में करवा देगा। अगर ये आप तत्व 12 से 15 तत्व रखते हैं और 6 से 7 तत्व हमेशा लिख दीजिए। अब समन्वय के बिंदु, समन्वय के बिंदु क्या है? समन्वय के बिंदु में क्या होता है कि इसके लिए बहुत आपको स्ट्रांग सिचुएशन चाहिए होता है कि आपको जो है 4-5 राइटरों की कविता हमेशा आनी चाहिए। जैसे नागार्जुन हो गए, कंपैरिजन कर, समन्वय मतलब कंपैरिजन कहाँ करा सकते हैं या साम्य के बिंदु कौन कौन से हैं। साम्य ज्यादा बेटर रहेगा, साम्य के बिंदु कौन कौन से हैं। तो साम्य के बिंदु में सबसे पहले आपको निराला मालूम होने चाहिए। उसके बाद से आपको नागार्जुन की कविताएं 10-15 कम से कम, पूरी कविता नहीं तो कुछ कुछ लाइनें मालूम होनी चाहिए। आधुनिक काल की अगर कुछ कविताओं को आप रख पा रहे हैं, जैसे सुदामा पांडे की रचनाएं रख दीजिए क्योंकि वो थोड़े से कंपैरिजन कराने के लिए बहुत बेटर है। दिनकर की कविताएं रख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे कबीर से तुलना कराना है तो अब हम लोग कबीर से तुलना कराने के लिए नागार्जुन ही बचते हैं या बहुत बचेगा तो उनका स्टेटमेंट बचेगा नामवर सिंह का। तो साम्य के बिंदु में हम 1-2 पंक्तियां उनका डाल सकते हैं नागार्जुन का कबीर से तुलना करने के लिए। तो साम्य के बिंदु आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा करता है जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप कहीं ना कहीं से कविताएं अपने पास लिख कर रखिए, समन्वय कविताएं लिख के रखिए। या जब जीएस आप पढ़ते हो तो कोटेशन लिख के रखिए, गांधी जी की कोटेशन या नेल्सन मंडेला का कोटेशन। एक कोटेशन भी आप डाल सकते हैं इस वाले बिंदु में। तो ये हो गया। अब प्रासंगिकता, प्रासंगिकता 2 तरह के होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से तरह के? सर एक आधुनिक पक्ष होता है, सर एक याद आ रहा है हाँ, एक जो है तत्कालीन जब रचना लिखी गई थी तब राइटर के दिमाग में क्या चल रहा, तब प्रासंगिक क्यों थी और प्रेजेंट टाइम उसकी प्रासंगिकता क्या थी। तो एक 2 तरह की प्रासंगिकता होती है। एक जो होती है तत्कालीन प्रासंगिकता और दूसरा वर्तमान प्रासंगिकता, वर्तमान प्रासंगिकता। और एक बात और नोट कर लीजिए कि वर्तमान प्रासंगिकता जो हम लोग लिखते हैं उस वर्तमान प्रासंगिकता में बहुत लोग क्या करते हैं, सिंपल चीजें लिख देते हैं। इसमें अपने जीएस की स्किल्स का यूज कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ चर्चा कर लीजिए या मान लीजिए कि एथिक्स के कुछ मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर लीजिए या किसानों के कुछ मुद्दा है उस पर चर्चा कर लीजिए या मान लीजिए कि अभी जाति प्रथा की बात, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कबीर की एक पंक्तियां है। तो आपको देना है प्रासंगिकता। तो अब जैसे हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में 2 लड़ते हैं मरम कहूं नहीं जाना। तो यहाँ पर प्रासंगिकता लिखना है तो तुरंत आप जो है मुजफ्फरनगर की घटना या भागलपुर बिहार की घटना डाल सकते हैं
कि यहाँ पे जो है एक दूसरे से लड़ाई, एक यहाँ पे जब दंगा हुआ तो एक दूसरे की खून के प्यासे हर संप्रदाय के लोग थे। तो ये जो है वर्तमान प्रासंगिकता में डाल सकता, और तत्कालिक प्रासंगिकता में डाल सकते थे कि उस समय हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय थे एक दूसरे से मतलब पहली बार एक दूसरे को जान रहे थे, तो उनके बीच विवाद होना स्वाभाविक था। तो इसी को संदर्भ में रखकर कबीर ने कहा था। अब ये हो गया। अब वैसे ही मान लीजिए कि आप अगर उसका लिखते हरिजन गाथा का लिखते हैं तो हरिजन गाथा में बेलची कांड का तत्कालिक रिफरेंस था, और आज भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिफरेंस आप डाल सकते हैं जो टीचर के संवेदना से कहीं न कहीं जुड़ा हो। हिंदी में टीचर का संवेदना कहीं न कहीं बात करता है। और एक बात और है कि ये पूरा फॉर्मेट यदि आपके पास पेजेज है सामान्य हिंदी का पेपर लिखते समय, हिंदी लिटरेचर का तो अलग है, सामान्य हिंदी का फॉर्मेट लिखते समय, तो आप पूरा के पूरा फॉर्मेट जेव के तेव उठा के डाल सकते हैं सामान्य हिंदी में भी व्याख्या करते समय। लेकिन वहाँ पे जनरली पेजेज कम मिलते हैं, आधा ही पेज में या एक पेज में ही व्याख्या करना होता है, आधा पेज में जनरली मिलता है। तो उस समय क्या क्या लिखे ये नोट कर लीजिए, सामान्य हिंदी में व्याख्या लिखते समय क्या क्या इंक्लूड करें। पहला, उसमें ससंदर्भ व्याख्या डायरेक्ट लिख लीजिए, और पहला एक लाइन उस पंक्ति के प्रसंग के बारे में लिखिए, उसके बाद से व्याख्या कर दीजिए। इस सामान्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य हिंदी की व्याख्या कैसे करते हैं। सामान्य हिंदी के जो पैराज होते हैं तो वो पहचान में नहीं आते हैं कि वो कहाँ से हैं, तो उनका संदर्भ तो नहीं मिल पाता। नहीं तो संदर्भ उनको नहीं, उसमें संदर्भ लिखना ही नहीं है, आप ससंदर्भ व्याख्या लिख दीजिए, उसी व्याख्या के पहले ही लिख दीजिए ससंदर्भ व्याख्या। जैसे इसमें व्याख्या पर तीसरे लाइन में आते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने पे, लेकिन उसमें पहले ही लाइन में लिख लीजिए यदि स्पेस नहीं है तो ससंदर्भ व्याख्या। और ससंदर्भ व्याख्या लिखते समय आपको पहले लाइन में उस पंक्ति में क्या प्रसंग है, किस संदर्भ में बात की जा रही है उस पंक्ति में ये लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति आ गई जिसमें पाप के बारे में बताया जा रहा है या पुण्य के बारे में बताया जा रहा है, तो लिख दीजिए कि उपयुक्त पंक्ति में कवि ने या लेखक ने जो है पाप और पुण्य की विवेचना की है। उसके बाद से आप व्याख्या लिखना शुरू कीजिए, और उसमें विशेष लिखना पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक परंपरागत विशेष हर जगह लिख देते हैं कि कुछ कविताएं लिख देंगे या कुछ, उसमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए 3 या 4 व्याख्याएं हैं तो विशेष सब में लिखिए, लेकिन हर में विशेष अलग अलग लिखिए। लेकिन एक में व्याख्या, एक में आप क्या कीजिए कि कुछ कंपैरिजन कर दीजिए किसी दूसरे कवि से। जैसे लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। अब आप जब अंधेर नगरी लिखते हैं तो अंधेर नगरी का एक रचना है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। तो ये आप जहां भी आपको लोभ का कोई पंक्ति आए सामान्य हिंदी में, तो आप लिख दीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय भी, भारतेंदु जी ने उस समय भी लोभ को कहीं ना कहीं कटाक्ष किया। या गांधी जी की पंक्ति लिख दीजिए कि हमारी रिसोर्सेज जो है हम लोग को खाने के लिए उपयुक्त है, हमारे संसाधन, लेकिन हमारे लालच के लिए उचित नहीं है। तो ये जो आप पंक्तियां जो है लिख सकते हैं इसके विशेष में। पहला ये कि किसी का कोटेशन हो तो कोटेशन लिख सकते हैं। हाँ, हर व्याख्या में आप कोटेशन मत लिखिए, हर व्याख्या में आप कविता कंपैरिजन की मत लिखिए। पहले में कविता लिखते हैं या कोटेशन लिखते हैं तो दूसरे व्याख्या में, सामान्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे व्याख्या में तुरंत शब्दार्थ लिख दीजिए, और तीसरे व्याख्या में तुरंत दूसरे वाले मॉड पे आ जाइए कि और कुछ आपके पास यदि अस्त्र हो, मान लीजिए कि अलंकार पहचान गए आप, या मान लीजिए कि समास पहचान गए, संधि पहचान गए, तो वो लिख दीजिए। क्योंकि हर में डाइवर्सिटी रहेगा तो टीचर को समझ में आएगा। भले कि आपके पास, लड़के के पास स्पेस नहीं था, लेकिन लड़के को आता सब था, लड़का लिखा नहीं, लेकिन इसको नॉलेज सब है। तो तीनों जगह या चारों जगह अलग अलग चीजें लिखिए। एक जगह अलंकार लिख दीजिए, एक जगह आप छंद लिख दीजिए, एक जगह जो है कुछ कविताएं या रचनाएं हैं,
तो वो लिख दीजिए, एक जगह शब्दार्थ लिख दीजिए, तो टीचर को लगेगा कि सब कुछ आता है। तो ये आपका दोनों का व्याख्या होगा, सामान्य हिंदी और क्या बोलते हैं हिंदी लिटरेचर वाले पार्ट का। अब हिंदी लिटरेचर वाले पार्ट में क्या है कि आप लोग ऐसा काम कीजिएगा कि कितने लोगों के पास वो पीली वाली बुकलेट है? क्या? अरे अनसॉल्व्ड शिल्पी वाली। सर है। हाँ, तो मैं ऐसा काम करूंगा कि मैंने पंक्तियां खोजा है, मतलब उसको खोजने में देखिए 3 लोग मिलकर खोजे थे तब वो मिल पाया था। तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि कौन पंक्ति कहाँ से लिया गया है और किस खंड से लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि स्कंदगुप्त की कोई रचना है, तो जनरली क्या करते हैं लोग कि उसके सामने लिख देते हैं कि स्कंदगुप्त की रचना है, बस स्कंदगुप्त रचना से लिया गया है। लेकिन आप अगर इस पे जगह मालूम है आपको, तो आप अंक भी लिखिए ना कि कौन से अंक से लिया गया है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक। जब नाटक है तो अंक लिखना जरूरी है। तो बुक का नाम क्या बताया आपने येलो वाली का? वो शिल्पी पब्लिकेशन का अनसॉल्व्ड आता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, या दृष्टि का भी अनसॉल्व आता है, तो वहां भी आप ले सकते हो। दृष्टि का भी पूरा बुकलेट है सफेद कलर का, लेकिन ये शिल्पी वाला मिल जाता है जनरली। तो मैं चलिए फोटो खींच कर उसको ग्रुप में सर को दे दूंगा शेयर करने के, अगर मिल जाता है तो मैं एक बार सर्च करूंगा उसको। तो उस हाँ, उसमें जो है ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो वो बहुत हेल्प करता है कि लास्ट टाइम में आपको मालूम नहीं चल पाता। अब सबसे बड़ी बात है कि जनरली अब व्याख्या आ कहाँ से रहा है, तो व्याख्या में यूपी पीसीएस का मैं बता देता हूँ। आईएएस का तो क्या है, डाइवर्सिफाइड है। आईएएस का कहाँ से कौन पूछ देगा ये मालूम नहीं चलता। आईएएस में सब कंपलसरी होते हैं, तो आपको इसके लिए तो सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पीसीएस के लिए जो है क्या है कि व्याख्या 2-3 रचनाओं से तो 100% आनी ही है। एक कबीरदास की रचना से, कबीर ग्रंथावली। हाँ, बस आपको मालूम करना है कि कौन से अंग से है, सुमिरन के अंग से है कि गुरु को अंग से है कि किस अंग से। तो सुमिरन के अंग में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, कुछ चीजें पहचानने का। आज कबीर को मैं बता दे रहा हूँ, कबीर को कैसे पहचानेंगे। कल मैं और 2-3 जो हो पाएंगे लोग कबीर, तो उनके बारे में बता दूंगा। तो कबीर की रचना आती है कबीर ग्रंथावली से केवल, और कबीर ग्रंथावली में भी 2-3 अंग है। सुमिरन को अंग, उसके बाद से गुरु को अंग। तो सुमिरन के अंग में क्या है कि हमेशा कबीरदास 90% दुखी होते हैं। मैं तो कुतियाराम का और ऐसे कुछ है। तो उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं जो है कभी हमेशा दुखी रहेंगे, वो हमेशा अपने आप को हीन भावना में प्रस्तुत करेंगे, और हीन भावना में प्रस्तुत करने के बाद से वो गुरु के लिए जो है, मतलब क्या बोलते हैं, भगवान के लिए हमें हमेशा समर्पित अपने आप को महसूस करेंगे। तो इससे सुमिरन के अंग में हम लोग पहचान जाते हैं कि अरे यह सुमिरन के अंग से आया है। गुरु को अंग में क्या है कि हमेशा गुरु की प्रशंसा करेंगे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाओ। तो यहाँ पे क्या है, गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं कि गुरु जो है उस परम पिता से भी उच्च स्थान रखता है। तो ये जो है ये गुरु की बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा गुरु को अंग। सुमिरन को अंग में कहीं ना कहीं वो भगवान का सुमिरन करते हैं, लेकिन इनका सुमिरन जो है बहुत ज्यादा उसमें नहीं है कि टाइट होकर सुमिरन करे। ये हमेशा दास से भक्ति में सुमिरन करते हैं, जहाँ गुरु को सुमिरन करते हैं, इस वाले सुमिरन वाले अंग में। और इनके 2 और रचनाएं हैं, मैं आपको इन रचनाओं के बारे में कल बताऊं। तो भाई इससे जो है कौन कौन के अंग से इनकी रचनाएं मालूम चल पाएगी। तो एक कबीर ग्रंथावली को पहचानने का मोटा मोटी तरीका ये है। वैसे ही आपको जब उनको पहचानते हैं, क्या बोलते हैं, तुलसीदास को, तो तुलसीदास में जनरली अवधि का यूज होता है। कबीर में तो इसके अलावा कहीं ना कहीं दिख जाता है कि कबीरा, कहीं ना कहीं कबीर लिखा होता है, कुछ को छोड़ के मैक्सिमम में कबीर लिखा होता है, तो आदमी पहचान जाता है हाँ कबीर की रचना से है। और तुलसी में क्या होता है, तुलसी में अवधि का यूज होता है, जनरली लास्ट में ऊ का यूज होता है। अवधि की रचनाओं में ऊ का यूज होता है, तो वहां से
इनको मालूम चल जाता है कि भाई ये तुलसी की रचना है। और कभी भी कवितावली और उत्तरखंड में लोक कल्याण की बात करते हैं। और लेकिन दूसरे वाले इनके रामचरितमानस में एक कविता ही चलती रहती है प्रवाह के रूप में। लेकिन कहीं भी लोक कल्याण की बात करेंगे, यदि कहीं भी भूख की बात कर रहे हैं तो या तो उत्तरखंड में होगा या तो कवितावली में होगा। तो ये सब बेसिक इंस्टिंक्ट, जानिए मैं इसको सिस्टमेटिक आपको बताऊंगा कैसे पहचाने, कहाँ से आया हुआ। मोटा मोटी मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा व्याख्या में और रचना का मालूम ही नहीं चल पा रहा कहाँ से आया हुआ है, उस समय दिमाग पूरी तरह से चकरा गया एग्जामिनेशन हॉल में, तो कम से कम ये बेसिक चीजें मालूम रहेगी तो आप ये तो पहचान सकते हैं कि भाई हाँ ये हो सकता है गेस। तो अब मान लीजिए रिस्क न लेने से अच्छा, 0 पाने से अच्छा रिस्क लेने में कुछ नंबर तो मिल जाएंगे ना। अब आ जाइए उनका जायसी में क्या होता है कि वो भी अवधि का आता है, लेकिन वो थोड़ा प्योर अवधि है। उसमें आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि ये जो है जायसी की ही रचना है। देखिए दिक्कत इन्हीं तीनों में होता है, जायसी, कबीर और तुलसी। इनका अर्थ निकालना भी कठिन होता है और कहीं कहीं बहुत लोग होते हैं कि इनको पहचान भी नहीं पाते हैं कि भाई कहाँ से रचना की ली गई है, कैसे ली गई है। अब आ जाइए, ये मैं मोटा मोटी आज समराइज बस कर दे रहा हूँ, कल मैं एक एक रचना पे अलग अलग से जाऊंगा और एक एक रचना को बताऊंगा भाई कैसे किस रचना को पहचाने और किस रचना में मतलब कुछ उस कवि के शब्दों की प्रवृत्ति होती है, जिससे शब्दों की प्रवृत्ति से आप जान सकते हैं कि या उनके भावनाओं से जान सकते हैं कि ये रचना इसी कवि की है और इसी लेखक का है। अब आ जाइए जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के कमायनी में जनरली जो सिलेबस में सर्ग है, यहाँ पे कमायनी और पंत में बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या करता है कि कमायनी की कुछ कविताओं भी प्रकृति की बात करती है, प्रकृति के पराजय की बात करती है, और यहाँ भी पंत के यहाँ भी परिवर्तन का बात हो जाता है। तो यहाँ क्या करता है स्टूडेंट की कई बार दोनों ही, या तो कमायनी या पंत की कविता कमायनी को मतलब उनकी जयशंकर प्रसाद की मान लेता है, या कमायनी की कविता जो है पंत की मान लेता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन के चलते जनरली व्याख्या गलत जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों पे काम कीजिएगा, दोनों में अंतर रखिएगा। अब आ जाइए गद्य वाले पोर्शन में। गद्य वाले पोर्शन में क्या है कि गद्य वाले पोर्शन में आपको जनरली क्या करना है कि मैलांचल के जो तत्सम शब्दावली वाले पार्ट है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि 80% व्याख्या वही से आता है। जो तत्सम वाले मैलांचल आप जब पढ़ेंगे उपन्यास, तो उसमें जो तत्सम शब्द में बोला गया है, तत्सम शब्द में वार्तालाप, जैसे डॉक्टर प्रशांत का स्टेटमेंट या ममता का स्टेटमेंट, डॉक्टर ममता का स्टेटमेंट, तो ये शब्द जो है जनरली यही से उठा के पूछता है जो तत्सम वाला। देसी वाला नहीं पूछेगा, क्योंकि देसी वाला उसको मालूम है कि स्टूडेंट जान जाएंगे, इसलिए देसी वाले बहुत कम पूछता है। तो तत्सम पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और जब गोदान आप पढ़ते हैं तो डॉक्टर खन्ना का स्टेटमेंट, कहीं आप गोदान में ओरी का स्टेटमेंट, मालती का स्टेटमेंट, ये सब को नोट डाउन कर। जनरली 90% चांसेज है कि यही से उठाता है। और आजकल दिव्या जब अलग हो गया, दिव्या उसमें यूपीएससी में है लेकिन यूपी पीसीएस में नहीं है, तो यूपी पीसीएस में एक व्याख्या पहचानना थोड़ा इजी हो गया कि हाँ स्कंद गुप्त से है, स्कंद गुप्त से है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, व्याख्या तो हर कोई पहचान जाता है, लेकिन प्रसंग क्या है, मतलब वहां पे मातृगुप्त ने बात किया था कि धातुसेन ने बात किया था, ये सब लोग नहीं लिखते हैं और कहते नंबर नहीं मिला।